अब तक हमने पढ़ा कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसके बाद हमने गॉस लॉ भी स्टडी किया। तो अगर इन दोनों चीजों को हम कंबाइन करें तो आपने जो पढ़ा है फ्लक्स के बारे में वो ये कि फ्लक्स फाइनली इक्वल आया था हमारे पास E इंटू ds के। क्लोज सरफेस पे निकालना हो तो आपने इंटीग्रेशन क्लोज वाला यूज किया था। फिर उसके बाद हमने गॉस लॉ किया जिसमें फिर फ्लक्स की डेफिनेशन आई कि फ्लक्स इक्वल होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नोड के। दोनों फ्लक्स के ही फॉर्मूले हैं, तो क्लोज सरफेस अगर हमें दे रखा हो तो हम दोनों फॉर्मूलों को कंपेयर कर दें तो हमारे पास नया जो फॉर्मूला आ रहा है, कॉम्बिनेशन जो आएगा वो ये हो जाएगा अब इस कॉम्बिनेशन में चार क्वांटिटीज हैं आपके पास, और अगर इन चार में से कोई तीन आपको गिवन हो, तीन नोन हो, तो फोर्थ क्वांटिटी आप इजीली क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हम अभी आगे यूज करने वाले हैं, इसीलिए हमने पहले इसको डिस्कस किया। अब जो टॉपिक हम आज करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सेम टाइटल आप ऑलरेडी कर चुके हो, एक पॉइंट चार्ज पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हो, लेकिन वो आपने किया था तब जब हमें फ्लक्स के बारे में नहीं पता था। अब हमें फ्लक्स के बारे में भी पता है, तो हम सेम आर्टिकल दोबारा करने जा रहे हैं। किसकी हेल्प से? फ्लक्स की जो हमारे पास क्वांटिटी आई है निकल के, फ्लक्स का जो फॉर्मूला आया है, फ्लक्स का कंसेप्ट यूज करके हम इसको दोबारा करेंगे। एक और नाम भी इस आर्टिकल को दिया जाता है, अगर उस नाम से आता है तो दो लाइनें और इस आर्टिकल में हमारी आगे ऐड हो जाएंगी, और वो नाम क्या है? डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का डिडक्शन किसकी हेल्प से? गॉस लॉ की हेल्प से। इस आर्टिकल को ये भी कहा जा सकता है क्योंकि हम गॉस लॉ और फ्लक्स को यूज करके दोबारा से कूलॉम्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लक्स। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल में। देखिए, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है, तो एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट O है जिसपे पॉइंट चार्ज है Q। इस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे आपने कोई पॉइंट P कंसीडर कर लिया जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, कोई पॉइंट माना O, उस पे चार्ज रखा +Q, और उस चार्ज से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P मान लिया जिसपे आप क्या निकालोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। पर यूज क्या करना है? फ्लक्स का कंसेप्ट, गॉस थ्योरम का कंसेप्ट। और ये चीज आपने पढ़ी हुई है कि गॉस थ्योरम, गॉस लॉ जहां लगेगा, सबसे पहली कंडीशन है कि सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। पर यहाँ तो कोई सरफेस क्लोज है नहीं, यहाँ तो एक पॉइंट चार्ज है और ओपनली सरफेस है सारा। तो हम यहाँ पर एक ऐसा सिमेट्रिकल सरफेस कंसीडर करेंगे जो क्या हो? क्लोज हो। तो हम क्या करते हैं, एक स्फीयर मान लेते हैं जिसका सेंटर क्या रहेगा? O, और रेडियस क्या रहेगी? R, इस तरीके से कि जो पॉइंट P है वो उस स्फीयर के ऊपर लाई करे। अब हमने स्फीयर ले लिया, सेंटर इज O, सेंटर पे चार्ज +Q है, रेडियस है R, और इस तरीके से लिया है कि जो पॉइंट P है वो एग्जैक्ट किसके ऊपर है? इसके सरफेस पे है। और ये सरफेस कैसा होगा? गॉसियन सरफेस होगा। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव चार्ज, तो डायरेक्शंस क्या होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? आउटवर्ड। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालोगे तो क्या रहेगी? आउटवर्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी आउटवर्ड। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, जो चीज हमने की है इसको एक बार लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। लिखिए, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q at point O
let a point P at a distance R from point O, सेंटर नहीं लिखेंगे अभी क्योंकि अभी तक तो हमने स्फीयर जो है वो कंसिडर नहीं किया। अब हम इमेजिन करेंगे, इमेजिन अ स्फीयर ऑफ रेडियस R and center O so that point P will be on the, जो पॉइंट P है वो कहां आ जाए, सरफेस पे आ जाए, किसके, स्फीयर के, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो ये थी हमारे पास कंस्ट्रक्शन, और ये सरफेस क्या करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, गॉसियन सरफेस की तरह बिहेव करेगा। अब नाउ फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस, कितना फ्लक्स होगा, तो फाई होगा E डॉट ds। ये किया है हमने डेफिनेशन। ds क्या है, सरफेस, और ये एरिया वेक्टर भी बताता है क्योंकि जो वेक्टर जुड़े हुए हैं उनके बीच में एंगल जो है वो किसके बीच में था, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। तो ये स्मॉल सरफेस ये मान लेते हैं हम, P पॉइंट पे सरफेस मान लिया, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर ये, जिसकी डायरेक्शन सेम है, एरिया वेक्टर जिसे आप बोलते हो, किसकी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की और ds की दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इन दोनों के बीच में तो एंगल क्या है, 0। और ये आपको पता है कि एरिया वेक्टर सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर है, लेकिन दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो आप डॉट हटाओगे तो क्या लिखते हो फिर आप, कोस थीटा, कोस तो 0 हो गया, तो क्या रह जाएगा, E ds। E तो कांस्टेंट, हर डायरेक्शन में जो है रेज आ रही है, और किसी भी इक्वल डिस्टेंस पे जितनी वैल्यू आर E की यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी, उतनी यहाँ होगी, उतनी यहाँ होगी, क्योंकि पॉइंट 4 से सारे डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है। तो फिर इंटीग्रेशन किसका करना है, ds का। सरफेस एरिया स्फीयर का किसके इक्वल, ये होता है आपके पास 4 पाई r स्क्वायर। देख लीजिए दोबारा, फ्लक्स जो किसी सरफेस के साथ लिंक है वो फॉर्मूला आपको पता ही है, डॉट हटाएंगे तो आपको पता है cos थीटा आना था। थीटा किसके बीच में, E और एरिया वेक्टर, E की डायरेक्शन तो ये, एरिया वेक्टर सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर ये आया, लेकिन डायरेक्शन उसकी भी क्या हो गई, यही हो गई, दोनों की डायरेक्शन सेम, तो एंगल क्या हो गया, 0, cos 0 1, ये आ गया, E बाहर ले लिया क्योंकि E की वैल्यू क्या है, सेम, ds का आपने इंटीग्रेशन किया और क्या आ गया, E ब्रैकेट में 4 पाई r स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फ्लक्स किसके इक्वल होता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये भी फ्लक्स, ये भी फ्लक्स, क्लोज सरफेस है, तो फिर तो दोनों फ्लक्स को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो फिर अगर आपने इसको इक्वेशन 1 दिया, इसको इक्वेशन 2 दिया, तो फिर आप लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 2 ऑन कंपेयरिंग E 4 पाई r स्क्वायर किसके इक्वल आया, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E की वैल्यू क्या आ गई, E आ गया Q अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अगर आप ध्यान से देखें तो बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो आपके पास आया था, कब, जब आप किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे पॉइंट चार्ज की वजह से, वहां पे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यही फॉर्मूला था, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यहाँ पर हमने फ्लक्स का कंसेप्ट यूज किया, लेकिन रिजल्ट अभी भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो है ऐसे वैल्यू चेंज नहीं होगी कि आप कंसेप्ट अलग यूज करोगे तो वैल्यू कुछ और आएगी। लेकिन हमने एक चीज और भी ऐड की है, वो क्या,
डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। यहाँ पे हमें इस गॉस कंसेप्ट को यूज करके कूलम्स लॉ भी वेरीफाई करके दिखाना है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम पॉइंट P पे एक टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं Q नोड, कि हमने पॉइंट P पे कोई चार्ज रख दिया है, टेस्ट चार्ज Q नोड। अब ये चार्ज है, एक चार्ज r डिस्टेंस पे यहाँ पे है, तो ये चार्ज इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो पहले लिख लेते हैं हम, नाउ let Q node is the test charge at point P। अगर ये टेस्ट चार्ज है देन फोर्स कितनी होती है, Q नोड E। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने फोर्स का, टेस्ट चार्ज का। E की वैल्यू आपने निकाल ली, क्या आई, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोड r स्क्वायर, ये E की वैल्यू, और इनटू में Q नोड। किसका फॉर्मूला है, कूलॉम्स लॉ का। स्केलर में है, वेक्टर में लिखना चाहो तो Q नोड 4 पाई एप्सिलॉन नोड r स्क्वायर और r के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। तो अब ये देख लीजिए, हेल्प किसके लिए, फ्लक्स के कंसेप्ट की, गॉस लॉ की, और उसके बाद उन्हीं सारी चीजों को इसमें हमने रख दिया। तो ये लास्ट वाला रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, कूलॉम्स लॉ। तो फाइनली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कूलॉम्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट और कूलॉम्स लॉ की हेल्प का डिडक्शन विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। अब हमने गॉस थ्योरम कर ली, उसका प्रूफ कर लिया, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लिए, और उसकी हेल्प से होने वाले डेरिवेशन को भी हमने पढ़ लिया है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे।